गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AIPMT 2020 यानी नीट 2020 का पेपर। और इस पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 46 से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहां पर हम केवल बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जूलॉजी के क्वेश्चन में इसमें से स्किप कर दूंगा क्योंकि बायोलॉजी में कंबाइंड पेपर आता है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो यहां पे एक कुछ फीचर्स दिए गए हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स ट्रांसवर्स सेक्शन के। कोई प्लांट पार्ट है और आपको आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। तो आपको ये देखना है कि ये पार्ट रूट है, स्टेम है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो हम एक एक फीचर को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है वही अपने आप में बहुत इंडिकेटिव ऑप्शन है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल और वो भी बंडल शीट से सराउंड। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल नॉर्मली आपको स्टेम के सेक्शन में देखने को मिलते हैं, वो भी मोनोकॉट के स्टेम में। ठीक है, आगे देखो, लार्ज कंस्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यहां पे अनडिफरेंशिएटेड होता है, पूरे आपके होल वॉल्यूम में बिखरा हुआ होता है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड भी मेंशन कर दिया। देखिए, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल केवल स्टेम में ही मिलते हैं और उनमें से क्लोज्ड जो होते हैं वो मोनोकॉट में होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, मोनोकॉट स्टेम की खास बात है ये। ठीक है, तो स्पेशली मोनोकॉट्स की खास बात है वैसे तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होना। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कैटेगरी कंफर्म हो गई कि ये होगा एक मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम मींस ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 46 का आंसर है 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, in light reaction plastoquinone facilitates the transfer of electron from plastoquinone, very important यहां पे कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोटॉन को कैरी करने में हेल्प करता है। और प्लास्टोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा भेजता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। तो अगर अपन बात करें यहां पे जेड स्कीम की, तो जेड स्कीम नॉन साइक्लिक के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं PS सेकेंड से। PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं। इस प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन कैरियर से होते हुए पहुंचते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। और फिर अगर अपन आगे बात करें, साइटोक्रोम B6F के बाद ये जाते हैं प्लास्टोसाइनिन पर और फिर ये पहुंच जाते हैं PS फर्स्ट पर। PS फर्स्ट से ये जाते हैं फिर अगेन किसी प्राइमरी एक्सेप्टर पर और उसके बाद ये चले जाते हैं NADP प्लस के पास। इस तरीके से अपनी जेड स्कीम देखी जाती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहां अपने पास ऑप्शन पूछा गया है कि प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मींस कहां से कहां तक। ठीक है, तो PS फर्स्ट टू ATP सिंथेसिस, ये ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता ही नहीं। ठीक है, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये रहा PS सेकेंड और ये रहा साइटोक्रोम B6, तो इसके बीच में प्लास्टोक्विनोन आ रहा है। और देखिए, साइटोक्रोम B6 टू PS फर्स्ट, यहां से यहां ट्रांसफर प्लास्टोसाइनिन करता है। ठीक है, और PS फर्स्ट टू NADP प्लस, ये PS फर्स्ट टू NADP प्लस में यहां बीच में एक प्राइमरी एक्सेप्टर आता है। तो प्लास्टोक्विनोन का रोल हम कहां देख रहे हैं, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F पर। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो, साइटोक्रोम B6F PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यानी सेकेंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है 2। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53, the products of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plant is R। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका किससे, ये क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर से, मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। उस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ये पूछना चाह रहा है कि जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है ये कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली, यानी N2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करके और उसमें हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद अमोनिया बनाने वाली जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करता है। तो ये जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजनस एंजाइम रिएक्शन कैटालाइज करता है, इसके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो बच्चों, आप सब जानते हो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं या लेग्यूम प्लांट अपन इनको बोल दें, उन लेग्यूम प्लांट्स में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है
राइजोबियम, राइजोबियम के अंदर एंजाइम मिलता है नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं और वो आते हैं NADH+ से। तो यहां 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन अपन यूज कर लेते हैं। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 16 ATP इसमें चाहिए होते हैं, और फिर इनकी मदद से यहां N ट्रिपल बॉन्ड N जब ब्रेक होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं। साथ में यहां पर चूंकि 6 हाइड्रोजन आप देखो इस्तेमाल हो चुके हैं तो बचते हैं हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है, और फिर ATP की एनर्जी यहां खर्च हो जाती है, 6 ADP प्लस IP यहां बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कि N2 को फिक्स करने वाली ये रिएक्शन जो है यही नाइट्रोजनेज एंजाइम कैटालाइज करता है, और इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर प्रोडक्ट जो पूछे गए हैं वो क्या बनेंगे, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर अमोनिया एंड हाइड्रोजन है, तो राइट आंसर विल बी दी फर्स्ट, 53 का आंसर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू मियोसिस, यानी मियोसिस की यहां पे कुछ स्टेजेस दी गई हैं। आप देखिए A जाइगोटीन, B पैकाइटिन, C डिप्लोटीन एंड D डायकाइनेसिस। और इन जो आपके स्टेजेस हैं इनमें होने वाले इवेंट से इनको मैच करना है, टर्मिनलाइजेशन, चाइज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर एंड सिनेप्सिस। तो देखिए यहां पर आपके सामने जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज है यहां पे जाइगोटीन। जाइगोटीन में टर्म जाइगो जो है ये एक पेयरिंग प्रोसेस को बताती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है सिनेप्सिस। इसी तरह जाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है पैकाइटिन, और पैकाइटिन स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जिसमें क्या करते हैं, जिसमें क्रोमोसोम अपने पार्ट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोसोम जो अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं इसी को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और ये किसमें होता है, ये पैकाइटिन में होता है। तो पैकाइटिन को हम मैच कर देंगे किससे, क्रॉसिंग ओवर से। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है डिप्लोटीन, उस डिप्लोटीन स्टेज में ये जो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है ये क्रोमोसोम की आर्म्स एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखाती हैं जिसको हम बोलते हैं चाइज़मेटा या कियाज़मेटा। तो ये कियाज़मेटा या चाइज़मेटा किस में अपीयर होता है, डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन में कियाज़मेटा से आप मैच कर सकते हो C2। एंड फाइनली जो स्टेज आती है डायकाइनेसिस, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है कियाज़मा, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर टर्मिनल एंड्स पर पहुंच जाती है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो ये होता है फाइनल स्टेज डायकाइनेसिस में, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी था, और यहां पे मैच द फॉलोइंग में है। तो मियोसिस की स्टेजेस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हर साल क्वेश्चन आता है, यहां पर भी है। तो डायकाइनेसिस को आप मैच करा दो टर्मिनलाइजेशन से। तो आपके ऑप्शंस क्या हो गए, ए से आपने मैच किया 4, बी से आपने मैच किया 3, A4 B3 कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, देखिए थर्ड ऑप्शन ही दिख रहा है, सीधा सीधा राइट आंसर विल बी दी थर्ड। ओके, 54 का राइट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए आपके सामने यहां पे दिया गया है ग्लाइकोप्रोटीन और दिया गया है ग्लाइकोलिपिड। तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिपिड और प्रोटीन के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी के अटैच होने से बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की सिंथेसिस की साइट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाती है। उसके बाद ये दोनों जो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं ये दे दिए जाते हैं किसको, ये दे दिए जाते हैं गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी इनकी पैकेजिंग करती है, बेसिकली इनके अंदर अटैच करवा देती है क्या,
कार्बोहाइड्रेट यूनिट और ये बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का जो काम है ये किसमें होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। ईआर जो प्रोटीन और लिपिड बना के गोल्जी बॉडी को देते हैं, गोल्जी बॉडी उन्हें ट्रांसफॉर्म करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, जो कहां मौजूद है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, 56 का 4। क्वेश्चन नंबर 58, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन दोनों ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी उसने क्या कहा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेंडेलियन फैक्टर यानी जीन्स के कैरियर होते हैं। मेंडल को तो क्रोमोसोम का कोई आइडिया था ही नहीं, उसने जिन्हें फैक्टर कहा था उन्हीं की प्रेजेंस बताई गई थी क्रोमोसोम पर। किसके द्वारा, सटन एंड बोवेरी ने। सटन एंड बोवेरी ने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी में कहा कि जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कोवर्कर जैसे सीबी ब्रिजेस और भी स्टर्टवेंट, ऐसे कई साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म कराए किस पर, एक फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए और यहां तक कि ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने एक स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कवर किया था जिसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो इस जेनिक बैलेंस थ्योरी का जो डिस्कवरी थी वो जिस एक्सपेरिमेंट से आई थी वही एक्सपेरिमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन माना जाता है। तो इसलिए मॉर्गन और उनके कोवर्कर को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। तो इसलिए यहां पे आंसर हो जाना चाहिए आपका मॉर्गन, ऑप्शन नंबर 1। मेंडल को कोई आइडिया ही नहीं था क्रोमोसोम का और सटन एंड बोवेरी ने तो खुद ने क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया किसने, मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 61 says that Floridian starch has a structure similar to Floridian starch। Floridian starch ये stored food होता है किसके अंदर, ये स्टोर्ड फूड आपको मिलता है एक टाइप के एल्गी में जिन्हें हम कहते हैं रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के जो मेंबर हैं उनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये जो स्टार्च है ये नॉर्मल स्टार्च के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रांचिंग शो करता है। क्या शो करता है, ज्यादा ब्रांचिंग। सो इट इज ए मोर ब्रांच्ड स्टार्च, लाइक व्हाट, लाइक अनदर पॉलीसेकेराइड नेम्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी उन्हीं यूनिट से बना है जिनसे स्टार्च बनता है, बट ग्लाइकोजन के अंदर 1,6 लिंकेज ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये ज्यादा ब्रांच्ड होता है। और इसी तरह स्टार्च के अंदर भी एक यूनिट होती है जो ज्यादा ब्रांचिंग शो करती है, उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह ही फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं और क्या शो करते हैं, मोर ब्रांचिंग शो करते हैं। इसलिए फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, answer will be glycogen and amylopectin, means option number 3 will be the answer. Okay, तो 61 का 3rd। Question number 62, identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase। G1 is the phase of cell cycle if this is the cell cycle। अगर इस सर्किल से अपन इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जिस फेज में डिवीजन होता है वो बहुत कम टाइम लेती है और वो है एम फेज, माइटोटिक फेज। ठीक है, उसके बाद सेल जिस फेज में एंटर करती है वो फर्स्ट गैप होता है G1 एंड देन कम्स द एस फेज एंड फाइनली कम्स द G2। आफ्टर इट एम और डिवीजन फेज कम्स। तो फिर देखिए यहां पर वो क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये कहता है कि G1 फेज के रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट करेक्ट बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G1 फेज में क्या होता है। देखो माइटोसिस कंप्लीट होने के तुरंत बाद सेल जिस स्टेज में आती है वो G1 है। इस स्टेज में सेल हमेशा नया सिंथेसिस करती है, न्यू साइटोप्लाज्म डेवलप करती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, क्योंकि अभी अभी जो नई सेल बनी है उसको अपनी ग्रोथ करनी होगी। ग्रोथ करने वाली सेल हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी।
अगर उसे फर्दर डिवीजन करना हो तो फिर वो इससे आगे एस फेज में जाती है, जहां जाके वो क्या परफॉर्म करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन शो करने वाली फेज हमेशा कौन सी होती है, एस फेज। लेकिन जी1 फेज में इस बात की सिर्फ तैयारियां होती हैं। यहां हमेशा आप क्या कह सकते हो, एक तो मेटाबॉलिकली एक्टिवनेस होती है, सेल विल ऑलवेज बी मेटाबॉलिक एक्टिव इन जी1 फेज, और साथ में उसके अंदर नए साइटोप्लाज्म होने से उसकी ग्रोथ चलती रहती है। बट डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होने की वजह से जीवन में काउंट नहीं किया जाता। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, डिवीजन का काम एम फेज में होता है तो जीवन में नहीं होता। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये एस फेज में होता है इसलिए एम फेज में नहीं होता। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, रीऑर्गेनाइजेशन तब होता है जब एक सेल दो में बंट जाती है। ठीक है, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन डिवीजन फेज के दौरान ही पॉसिबल है। लेकिन सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये वाले काम आपको हमेशा जीवन फेज में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का 62 का आंसर होगा फोर्थ। ओके, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, 62 का फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है दो प्लांट्स के बारे में और उनके अंदर आपको पता लगाना है कि पॉलिनेशन किससे होता है। प्लांट है एक तो वाटर हायसिंथ और एक वाटर लिली। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली दोनों ही एक्वेटिक प्लांट हैं, पर उनमें से जो वाटर हायसिंथ है इसके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत कलर्ड फ्लावर देखने को मिलते हैं, माव कलर्ड फ्लावर होते हैं। जलकुंभी इसे कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, और वैसे आप जानते हो बायोलॉजिकल नेम इसका है आइकॉर्निया। और ये वो प्लांट है जो वाटर बॉडीज में इतनी तेजी से ग्रो करता है कि बाकी सारी चीजें वहां इनहिबिट हो जाती हैं। इसीलिए ये प्लांट इंडियन वाटर बॉडी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर उभरा है। और आपको पता है वेस्ट बंगाल में जो नदियां हैं उनमें ये इतना ज्यादा फैल गया है कि इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो यहां पे जो फ्लावर्स हैं माव कलर्ड फ्लावर, इनकी वजह से ही ये प्लांट इंडिया में लाया गया था। ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया प्लांट है, इंडिया में नेचुरली नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में इतना ज्यादा होता है कि इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। बट इसके अंदर ये जो कलर्ड फ्लावर हैं इनकी वजह से इसका पॉलिनेशन करने वाले एजेंट कौन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर प्लांट जो कलर्ड फ्लावर रखते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होता है। ओके, देन कम्स दी वाटर लिली। वाटर लिली अगेन एक एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर व्हाइट कलर्ड फ्लावर होते हैं और इनका पॉलिनेशन विंड से होता है क्योंकि इसमें कलर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन करने वाले एजेंट होंगे इंसेक्ट एंड विंड। यहां हमारे पास ऑप्शन है सेकंड जिसमें इंसेक्ट और विंड लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 267 का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ नेम दिए गए माइक्रोब्स के, कॉलम सेकंड में उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट के बारे में है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसमें से अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को मैच कराना होता है। 21 में भी ऐसा क्वेश्चन था, पेपर जो हम 20 वाला देख रहे हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, बैक्टीरिया है, इससे मिलता है ब्यूटारिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है, इससे मिलता है आपको साइक्लोस्पोरिन ए। मोनेस्कस परप्यूरियस ये एक टाइप का यीस्ट है, इससे मिलता है आपको स्टैटिन, जो काम करते हैं किसकी तरह, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह। और एस्परजिलस नाइगर ये भी एक फंजाई है और इससे मिलता है आपको सिट्रिक एसिड। तो यहां मैच कर सकते हो आप क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम यानी ए को सेकंड से, ट्राइकोडर्मा यानी बी को फर्स्ट से, मोनेस्कस को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट से और एस्परजिलस को सिट्रिक एसिड से। A to B1, A to B1, C4D3, C4D3 आंसर विल बी दी थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए क्या चीज करेक्ट है, इसमें आप ऑप्शंस पढ़ोगे। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, they have RNA with protein code, they have free RNA without protein code और they have DNA with protein code। तो देखिए बच्चों, यहां पे वायरॉइड जिनको डिस्कवर किया था
इनको डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर ने और इनके अंदर उन्होंने पाए थे सिर्फ आरएनए और इसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है और उसका एक बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि इनके बाहर जो प्रोटीन कैप्सिड है वो नहीं होता। तो वायरॉइड जो है वो रखते हैं केवल आरएनए बट नो प्रोटीन, तो इसलिए यहां पे आपका आंसर हो जाएगा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एक्ट। तो यहां पे आपको ओव्यूल के बारे में पूछा गया है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो सेंटर में जो बॉडी होती है वो न्यूसेलस होता है, उसके बाहर यहां पे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म में ज्यादातर ओव्यूल एनाट्रोपस होते हैं, इसलिए इंटेग्यूमेंट यहां पर इस तरीके से उसके साथ जुड़े होते हैं। ये पार्ट आपको मालूम है न्यूसेलस है। ये पार्ट जो है ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है जो माइक्रोपाइल के जस्ट अगेंस्ट है वो है चेलेजा, और ये जो आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है वो माइक्रोपाइल है। ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये कहलाता है फ्यूनिक्यूलस, और ये फ्यूनिक्यूलस जिस पॉइंट पर इस बॉडी से यानी न्यूसेलस से अटैच हो रहा है ये पॉइंट कहलाता है हाइलम। यहां पे क्वेश्चन ने यही पूछा है आपसे कि बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, तो ये जो बॉडी है इसकी ओव्यूल की ये इस फ्यूनिकल पोर्शन पे किस पॉइंट पर जुड़ी हुई है वो ये पॉइंट है, इसका नाम है हाइलम। सो आंसर विल बी दी सेकंड। ठीक है, सेकंड हाइलम is the answer of question number 80. Question number 81. The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of. तो यहां पे आपको पूछा गया है कि रुबिस्को एंजाइम जो है वो जब ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दिखाता है तब वो किसका फॉर्मेशन करता है, और आपको पता है कि ऑक्सीजनेशन जब रुबिस्को शो करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो आप सबको पता होगा कि रुबिस्को एंजाइम जो है इसका पूरा नाम है रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। रिबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड RuBP यानी रिबलोज बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। जब ये इसका कार्बोक्सिलेशन करता है तब ये इसके अंदर एक कार्बन अटैच कर देता है, लेकिन जब ये इसका ऑक्सीजनेशन करता है तब बेसिकली ये 5 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होता है और ब्रेक होके यहां बनता है एक 3 कार्बन कंपाउंड 3PGA। ठीक है, और यहां बनता है एक 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो यहां पर 2 कंपाउंड बनते हैं, एक 3 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड। कब? जब रुबिस्को RuBP का क्या करता है, केवल ऑक्सीजनेशन करता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन में होने वाले लॉस की वजह से इसको फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि RuBP के ऑक्सीजनेशन से रुबिस्को ने बनाया एक तो 3 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड। ऑप्शंस देखते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4C कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2C नहीं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3C नहीं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3C ये बन रहा है यहां पे, ये दिखता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6C ये भी नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा 81 का थर्ड कि रुबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करता है ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन यानी RuBP का जब ऑक्सीजनेशन करता है तो उसे ब्रेक कर देता है एक 3 कार्बन और एक 2 कार्बन कंपाउंड में, जिसमें से ऑप्शन में केवल 3 कार्बन मौजूद है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहां पे आपको एक साइड में कुछ डिजीज दे रखे हैं, डिसऑर्डर्स हैं ये, और दूसरी साइड जिस क्रोमोसोम पे उनकी जीन लिंक्ड है उनका नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली यहां जीन के बारे में बात हो रखी है। थैलेसीमिया X linked, हीमोफीलिया Y linked, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11। तो यहां पे प्रॉपर मैच आपको फाइंड आउट करना है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है, वो सेक्स क्रोमोसोम पे कभी लिंक नहीं होती, ये रॉन्ग होगा। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड तो है लेकिन X क्रोमोसोम पे लिंक्ड है, इसलिए ये Y लिंक्ड नहीं होगी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा।
फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल तो है पर ये एक रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखाना रॉन्ग हो जाएगा। और सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जब होमोजाइगस कंडीशन में HBS और HBS जीन एक साथ आ जाती हैं तभी ये ट्रेट अपीयर होता है, और पोजीशन भी इसकी बताई हुई है यहां क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये सबसे करेक्ट मैच है। सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following statement is correct? Adenine does not pair with thymine. Adenine pairs with thymine through 2 H bonds. Adenine pairs with thymine through 1 H bond. Adenine pairs with thymine through 3 H bond. एडेनिन और थाइमिन की पेयरिंग की बात की है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, जहां पर 2 नाइट्रोजन बेस की बात की गई है। एडेनिन और थाइमिन, और सारी दुनिया जानती है कि ये दोनों अटैच होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस लिहाज से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 H बॉन्ड। इससे इजी क्वेश्चन इतिहास में आज तक नहीं आया। ओके, तो आंसर विल बी द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following pair is of unicellular algae? तो यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपके सामने क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना एंड वॉलवॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर में आप देखिए, क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर मानी जाती है। लेमिनेरिया कैल्प्स हैं, जायंट्स, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती हैं ब्राउन एल्गी में। सार्गेसम भी उसी जायंट कैटेगरी में आती हैं, दोनों ब्राउन एल्गी हैं। गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों रेड एल्गी हैं, ये सिंगल सेल बिल्कुल नहीं है। और एनाबिना यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल हो सकती है, पर वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है जो कॉलोनियल है। ठीक है, तो एनाबिना भी वैसे यहां पर एग्जैक्टली सिंगल सेल स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन वॉलवॉक्स तो ग्रीन एल्गी कॉलोनियल 100% कंफर्म्ड है। यहां पे एनाबिना अगर आपको याद नहीं भी रहे तो वॉलवॉक्स का तो डायग्राम बुक में दिया हुआ रहता है। तो फिर यहां पे सिंगल सेल्ड ऑप्शन आपके पास 2 ही बचे, एक क्लोरेला और एक स्पाइरुलिना। अब यहां क्वेश्चन हो सकता है कि सर स्पाइरुलिना तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, या एल्गी क्यों माने, ये तो साइनोबैक्टीरिया है। तो बच्चों, चूंकि ऑप्शन में कोई भी और सिंगल सेल्ड ऑप्शन नहीं है आपके सामने, तो आप इसे ब्लू ग्रीन एल्गी मानते हुए एल्गी में ही कंसीडर करके आंसर करेंगे। ठीक है, इसलिए 91 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, pollen grain inside the anther, germinated pollen grain with 2 male gametes, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovule। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तरह का मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। एक तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, और एक किंगडम प्लांटिंग, इन दोनों से बनाया हुआ एक मिक्स्ड क्वेश्चन। आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है? प्लांट पार्ट आपको बताना है, और वो पार्ट बताना है जिसके अंदर 2 जनरेशन होती हो, एक दूसरे के अंदर होती हो। ठीक है, यानी 2 जनरेशन होनी चाहिए और एक जनरेशन दूसरे के अंदर होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर 2 तरह की फेज आती हैं। एक जिनमें सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती हैं, दूसरी जिनमें सेल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखती हैं। हैप्लॉइड नंबर रखने वाली सारी फेज कलेक्टिवली कहलाती है गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, इसी तरह से डिप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाली सारी की सारी फेज जो है कलेक्टिवली क्या कहलाती है? स्पोरोफाइट जनरेशन। और आपको पता है प्लांट बॉडी में ये एक के बाद एक आते रहते हैं और इस तरह से ऑल्टरनेशन चलता रहता है। अब यहां पे कुछ स्ट्रक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है जिनमें दोनों जनरेशन है या नहीं और एक दूसरे के अंदर है या नहीं। सबसे पहला ऑप्शन, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। एंथर, जो एंथर है आपके स्टेमन का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है उसको एंथर लोब बोला जाता है, और इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर जो आगे जाके डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। पॉलन ग्रेन चूंकि माइक्रोस्पोर से बनते हैं, माइक्रोस्पोर खुद एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए पॉलन ग्रेन खुद क्या है? पॉलन ग्रेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि वो किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है। पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है। लेकिन एंथर स्टेमन का हिस्सा होता है, और एंथर प्लांट की ओरिजिनल स्पोरोफाइटिक बॉडी का पार्ट होता है। तो जो एंथर है वो कौन सी जनरेशन को शो करता है? ये स्टेमन का हिस्सा है,
जो कि खुद एक डिप्लॉयड पोर्शन है बॉडी का, और उसके अंदर ये स्पोरोफाइट जनरेशन को दिखाता है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, एंथर जो कि एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, उसमें पॉलन ग्रेन जो कि एक गैमेटोफाइट जनरेशन है मौजूद रहती है। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन ये दिखा रहे हैं कि यहां पर दो जनरेशन है और एक दूसरे के अंदर है, क्योंकि एंथर खुद स्पोरोफाइट जनरेशन है और पॉलन ग्रेन एक गैमेटोफाइट जनरेशन है। तो स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट ये डन हो गया किसके अंदर, ए के अंदर, तो ए इसमें आएगा। नेक्स्ट, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स। देखिए ये पॉलन ग्रेन बाद में पॉलिनेट हो जाएंगे और कहां पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे आपके स्टिग्मा पर, कार्पल का जो स्टिग्मा पोर्शन है वहां पर ये पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी हैप्लॉइड है। जर्मिनेट होने पर ये बनाते हैं एक पॉलन ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब में इनका इनर कंटेंट एंटर होता है और बाद में 2 मेल गैमेट बना लेता है। ये दोनों मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है और जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन खुद भी हैप्लॉइड है, यानी ये दोनों बिलोंग करते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन से। इसलिए ये एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन को नहीं दिखाते, दोनों सेम जनरेशन को दिखाते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सीड इनसाइड द फ्रूट। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म में जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है। फ्रूट जो है ये डेवलप होता है ओवेरी से, और ओवेरी जो है वो पार्ट होती है कार्पल का, और कार्पल खुद मेगा स्पोरोफिल है जो स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, यानी डिप्लॉइड है। उसके अंदर जो सीड है उस सीड में बहुत सारे पार्ट होते हैं। सीड में हो सकते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है, इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और इनके बाहर इंटेग्यूमेंट्स जो कि सीड कोट बन जाते हैं। इस तरह से एक सीड के अंदर कुछ पार्ट गैमेटोफाइटिक इस प्रकार एक सीड के अंदर कुछ पार्ट एक प्रीवियस जनरेशन का होता है स्पोरोफाइटिक पार्ट, और कुछ पार्ट नेक्स्ट जनरेशन का होता है जो कि एम्ब्रियो डिनोट करता है। यानी सीड अकेला ही एक से ज्यादा जनरेशन को शो करता है, और फ्रूट एक डिप्लॉइड जनरेशन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब सीड इनसाइड द फ्रूट केवल 2 जनरेशन की बात नहीं हुई, यहां पर फ्रूट में एक जनरेशन है और सीड में एक से ज्यादा जनरेशन है, ठीक है। इसलिए सीड इनसाइड द फ्रूट विल नॉट बी द ऑप्शन ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है 2 जनरेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए। सीड में खुद में ही एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन है, प्लस फ्रूट और आ गया, यानी यहां 2 से ज्यादा जनरेशन हो गई, ठीक है। इसलिए सीड इनसाइड द फ्रूट इसमें काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। अब अपन देखते हैं ओव्यूल को। ओव्यूल में न्यूसेलस होता है, बाहर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इसी से आगे जाके सीड बनता है, और अंदर जो न्यूसेलस है उसी की कोई एक सेल पहले मेगास्पोर बनाती है। मेगास्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और उस मेगास्पोर से बाद में पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसमें एंटीपोडल्स होती हैं, एग होते हैं, सिनर्जिड होते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप हुआ है, ये मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। और मेगास्पोर खुद क्या है, मेगास्पोर खुद एक हैप्लॉइड सेल है। तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, यानी गैमेटोफाइट जनरेशन है। और ये जिसके अंदर मौजूद है वो क्या है, ओव्यूल। और ओव्यूल जो है ये ओव्यूल अपने आप में डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। तो ओव्यूल हो गया स्पोरोफाइट, और उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो सैक हो गया गैमेटोफाइट। तो एक जनरेशन दूसरे के अंदर आ गई। तो डी भी इसको फुलफिल करता है, बी और सी इसे फुलफिल नहीं करते। इसका मतलब ए और डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे सामने, ए एंड डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालिसिस की इसमें जरूरत थी, आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स है साफ देखने पर पता चल रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट एनाटॉमी वाले पार्ट से हैं, और ये क्या कहते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर। ये बात बिल्कुल सही यहां पे दिखती है, क्योंकि इन चीजों यानी ऐसे सब्सटेंस जो हैं तरह तरह के, इनकी वजह से हार्टवुड का कलर डार्क हो जाता है।
हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब इतने सारे वेस्ट मटेरियल हार्डवुड के कंडक्टिंग एलिमेंट में भर जाते हैं तो वो वाटर कंडक्शन के लायक नहीं रह जाती। साथ ही साथ आप जानते हो कि बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से उसके जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो क्रश हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वाटर कंडक्शन उससे नहीं होता। पर चूंकि ये डेड टिश्यू होता है, इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है, इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाउ सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो सेकेंडरी जाइलम बना है उसका जो पेरिफेरल रीजन है, जो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज होता है और जो अभी प्रेशर से क्रश नहीं हुआ है, उसी को सैपवुड बोला जाता है। और उस सैपवुड से ही वाटर का कंडक्शन होता है, जो रूट से लेकर लीफ तक वाटर को लेके जाते हैं, यानी कि स्टेम के जाइलम से होकर। ठीक है, तो इसलिए सैपवुड कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है और ना केवल वाटर का बल्कि मिनरल का कंडक्शन भी इससे होता है। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ ऑप्शन, सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम। इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। सैपवुड को आप इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि सेकेंडरी जाइलम में जो सबसे आउटर मोस्ट पेरिफेरल लेयर होती है वो सैपवुड है, इसलिए यही इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही आंसर है। ठीक है, 93 का फोर्थ क्वेश्चन। नंबर 95, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. This process occurs at the end of। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी इस पेपर का, और कंट्रोवर्शियल भी रहा है। देखो इसे समझिए, क्या कहना चाहता है। जो सेल डिवीजन कर रही हैं वो सेल साइकिल से बाहर आ जाती हैं, डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, और एक वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, यानी फर्दर डिवीजन नहीं होगा। इसे क्विसेंट स्टेज या G0 बोलते हैं। G0 में सेल के आने वाला काम कब होता है? दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। तो देखिए यहां पे आपको सेल साइकिल को थोड़ा प्रॉपरली समझना होगा। सेल साइकिल के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूं। जो फेज डिवीजन में इन्वॉल्व है वो एम या माइटोटिक फेज कहलाती है। उसके बाद सेल हमेशा जिस फेज में एंटर होती है वो G1 होता है। उसके बाद अगर उसे फर्दर डिवीजन करना है तो वो डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, एस में एंटर होगी। और उसके बाद अगर उसे फाइनली डिवीजन को परफॉर्म ही करना है तो क्रोमोसोमल मूवमेंट कराने के लिए ट्यूबुलिन जैसे प्रोटीन बनाने के लिए वो G2 में एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस चलता है M G1 S G2 M। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए सेल नई नई बनी, M फेज कंप्लीट हुई, एम फेज के कंप्लीट होते ही सेल जिस स्टेज में आती है उसी को फर्स्ट गैप बोला जाता है। यानी एम फेज का एंड होते ही सेल ऑटोमेटिकली किस में एंटर हो जाती है? G1 में एंटर हो जाती है। अब इस G1 में सेल कुछ अपने सिलेक्शन कर सकती है। क्या क्या? वो डिवीजन की प्रिपरेशन कर सकती है, वो अपनी ग्रोथ कर सकती है, या वो डिवीजन को नहीं करने का फैसला कर सकती है। अगर किसी सेल को डिवीजन नहीं करना है तो फिर वो इस सेल साइकिल से बाहर चली जाएगी, यानी फर्दर वो G1 से S में एंटर नहीं होगी। बाहर जाने का मतलब कहीं निकल के बाहर जाना नहीं है। बाहर जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि G1 से S में वो एंटर नहीं होगी, यानी परमानेंटली वो उस G1 में ही रह जाएगी, या आप कह दो कि साइकिल में घूमना बंद कर देगी। इसका मतलब सेल साइकिल से एग्जिट हो जाएगी। साइकिल में घूमना बंद करने को ही यहां एग्जिट बोला जाता है, और इस एग्जिट को एक स्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज बोला जाता है। तो यहां आपको एक बात समझनी होगी कि G0 अपने आप में कोई सेपरेट स्टेज नहीं है। सस्पेंडेड जो G1 है, या फिर आप मान लीजिए अरेस्टेड जो G1 है, या G1 कभी जो S में एंटर नहीं हुई, वो वाली जो G1 स्टेज है वही यहां पे G0 की तरह कहलाती है। इसका मतलब यह हो गया कि ये G0 स्टेज अगर हम कहें कि किसके बाद आने वाली है तो यह हमेशा G1 के बाद ही आने वाली है। अब यहां कंफ्यूजन इसलिए होता है कि अभी अभी मैंने कहा कि यह G1 का ही एक पार्ट है, बट आप इस बात को समझिए कि G1 का यह पार्ट जो है उससे पहले G1 स्टेज स्टार्ट हुई थी। जब भी सेल में डिवीजन हुआ वो M के बाद G1 में ऑटोमेटिकली एंटर हो गई। कोई भी सेल डिवाइड होते ही डिवीजन स्टॉप करने का डिसीजन नहीं लेती,
वो अपनी नेचुरल ग्रोथ एक बार परफॉर्म करती है, उसके बाद ही यह डिसीजन लिया जाता है कि उसे एस में एंटर होना है या नहीं होना। इसीलिए कभी भी हम G0 को M के बाद नहीं मानते। हालांकि यह क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रहा था और आंसर दो तरह के माने गए, पर एनटीए ने इसमें G1 को आंसर दिया है और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि G1 में एंटर होने के बाद ही सेल डिसाइड करेगी कि वो एस में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर वो एस में जाएगी तो सेल साइकिल रन कर जाएगा, और अगर वो एस में नहीं जाएगी तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएंगे और एक तरह से सेल साइकिल से एग्जिट हो जाएगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि G0 स्टेज किसके बाद आने वाली है? G1 के बाद आने वाली है। सीधा M के बाद आप कभी भी G0 स्टेज नहीं मानेंगे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, M से सेल गई G1 में, G1 के बाद वो डिसाइड कर सकती है क्विसेंट होना, G0 में रहना, जरूरत पड़ने पर वो वापस लौट सकती है और एस में एंटर हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमेशा जाएगा G1। थर्ड विल बी द राइट आंसर। कुछ लोगों ने कंफ्यूज होकर इसमें सेकंड भी बता दिया था, पर वो सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर थर्ड ही होगा। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 100, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए ये क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड साइकिल में से, सिट्रिक एसिड साइकिल, या हम इसे बोल देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA, या हम इसे कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली रेस्पिरेशन में से पूछा गया है, और उसमें पूछा गया है कि क्रेब्स साइकिल का एक सिंगल टर्न अगर चले तो उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने होते हैं। तो उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसे बोला जाता है। देखिए जब भी फॉस्फोराइलेशन टर्म आएगी इसका सीधा सा मतलब है सिंथेसिस ऑफ ATP, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन, ATP के सिंथेसिस के लिए हमेशा आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है, जहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ATP के सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की मदद से ATP का सिंथेसिस होता है, तो वो सिंथेसिस जो है वो कभी भी डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है और वहां पर ATP सिंथेटेज एंजाइम आकर यह काम करवाता है। लेकिन अगर बिना किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, बिना किसी ग्रेडियंट के, अगर किसी वजह से डायरेक्ट ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर ATP बना लें तो हम इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यह ATP सिंथेसिस का डायरेक्ट तरीका है बिना किसके इन्वॉल्वमेंट के? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के और प्रोटॉन ग्रेडियंट के इन्वॉल्वमेंट के। यानी ETS और प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प के बिना ही अगर ATP का सिंथेसिस होता है तो वह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। इस तरह की रिएक्शन पूरे क्रेब्स साइकिल में एक ही जगह होती है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो आपने बनाया था उसका फर्दर कन्वर्जन होता है सक्सेनिक एसिड में और एंजाइम काम आता है थायोकाइनेज, तो वो एकमात्र स्टेप है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से GTP का सिंथेसिस होता है जो बाद में ATP में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल के केवल एक टर्न में केवल एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? 1। थर्ड ऑप्शन विल बी दी आंसर। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 101, Montreal Protocol was signed in 1987 for control of। Montreal Protocol 1987 नाम से पता चल रहा है कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में यह प्रोटोकॉल साइन किया गया। बहुत सारे कंट्री, दुनिया के बहुत सारे कंट्री इसमें इंक्लूडेड थे, क्योंकि सबको चिंता थी इस बात की कि अर्थ के चारों ओर जो ओजोन लेयर है उसका कंटिन्यूअस डिप्लीशन हो रहा था। तो यहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की, एक प्रोटोकॉल साइन किया और उन सब ने ये एक तरह से कसम खाई कि हम उन सब्सटेंस का प्रोडक्शन या इस्तेमाल कम करेंगे जिनसे ओजोन को लॉस होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs। तो CFCs के इस्तेमाल को बैन करने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा कि मॉन्ट्रियल सिटी में साइन किया गया था 1987 में, और इसका पर्पस था ओजोन डिप्लीशन को रोकना। ठीक है, तो यहां पर
ऑप्शंस हैं डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो यहां पर कंट्रोल किसका किया गया था? एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। यहां पर आपको एक टेबल है दी गई जिसमें कुछ एलिमेंट मेंशन है और उनके सामने उनके फंक्शनल रोल मेंशन है, आपको रिलेट करना है। ठीक है, ये आपका सिंपल मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज। तो यहां पर आप देखिए आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं जिसमें सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पॉलन जर्मिनेशन, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, IAA बायोसिंथेसिस। अगर उल्टे सीक्वेंस में चलें तो इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है जिंक। ठीक है, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का कंटेंट तो होता है मैग्नीशियम, पर उसको बनने के लिए जरूरत होती है आयरन की, क्योंकि बिना मैग्नीशियम का जो क्लोरोफिल होता है, फियोफाइटिन जिसको बोलते हैं, उसके बनने के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। तो इसको लिंक कर दो आयरन से। पॉलन के जर्मिनेशन के लिए बोरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मैग्नीज और क्लोरीन दोनों चाहिए होते हैं, तो आप इनसे इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो आप देखिए यहां आपके पास आंसर बन गया A थर्ड B फोर्थ। यहीं से चेक करते हैं, A थर्ड B फोर्थ, कहीं और आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फोर्थ आंसर होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो C2 एंड D1। ओके, सो फाइनल आंसर ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी का, उसके अंदर रॉबर्ट मे नाम के एक टेक्सोनॉमिस्ट ने एक एस्टिमेट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस अर्थ पे मिलने वाली टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी हो सकती हैं। उन्होंने एक्चुअल में इंसेक्ट पॉपुलेशन को स्टडी किया था और उस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये टोटल नंबर लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन के आसपास हो सकता है। ये सबसे एग्जैक्ट एस्टिमेट माने गए हैं अब तक, हालांकि ऐसा कोई कंफर्म आइडिया नहीं है, बट फिर भी 7 मिलियन रॉबर्ट मे का एस्टिमेट है टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो उसी को पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो इनके अनुसार इस धरती पर टोटल 70 लाख अलग अलग तरह के एनिमल और प्लांट स्पीशीज मिलते हैं। ठीक है, तो 7 मिलियन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105, रे फ्लोरेट्स हैव। रे फ्लोरेट एक पार्ट है किसका? एक बहुत ही आप कह सकते हो डेवलप्ड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम आपको मिलता है सनफ्लावर जैसे प्लांट में जिनकी फैमिली है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी या कंपोजिटी इसका पुराना नाम है। एस्टेरेसी फैमिली के अंदर ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें दो तरह के फ्लावर देखे जाते हैं। सेंटर में डॉट या डिस्क शेप फ्लावर होते हैं जिनको बोला जाता है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, और पेरिफेरी पे यहां पे इस तरीके से लिग्युलेट यानी टंग लाइक फ्लोरेट्स होते हैं, इनको बोला जाता है रे फ्लोरेट्स। तो ये जो आपको पेरिफेरल में दिख रहे हैं ये रे फ्लोरेट होते हैं, और जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं ये यहां पे डिस्क फ्लोरेट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप देखो रे फ्लोरेट जो है ये इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं क्योंकि इनमें एंड्रोशियम नहीं होता, गाइनेशियम होता है, जबकि डिस्क फ्लोरेट कंप्लीट है, इनमें एंड्रोशियम भी होता है और गाइनेशियम भी होता है। यह पूछ रहा है रे फ्लोरेट में ओवेरी की पोजीशन क्या है। वैसे तो अगर आप देखें रे फ्लोरेट जिस फैमिली के मेंबर हैं, कौन सी? एस्टेरेसी, और जिसका एग्जांपल सनफ्लावर है, उन सभी के अंदर ओवेरी की पोजीशन के हिसाब से ओवेरी इंफीरियर होती है और पूरा का पूरा फ्लावर जो होता है वो एपीगाइनस होता है। एपीगाइनस फ्लावर का मतलब ही यही होता है कि इस फ्लावर में जो ओवरी है वो सबसे इंफीरियर सिचुएटेड होती है और बाकी के जो फ्लोरल वॉल्स हैं वो फ्लोरल वॉल्स यहां से अबोव सिचुएटेड होते हैं, यानी कि ओवरी इंफीरियर हो जाती है और बाकी के सारे फ्लोरल वॉल्स जो हैं वो ओवरी के लेवल से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे केस में आप देखो ए को, आप देखो सी को और आप देखो के को, यानी एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स, ये तीनों गाइनेशियम से ऊपर हैं, यानी ओवरी कैसी हो गई?
ओवरी इंफीरियर हो गई। तो ये पूरे फ्लावर पे अप्लाई होता है, उसमें बात रे फ्लो रेट की हो या डिस्क फ्लो रेट की, दोनों में ही ओवरी आप क्या मानोगे, इंफीरियर ओवरी। तो रे फ्लो रेट हैव इंफीरियर ओवरी, बेसिकली आप कह सकते हो फैमिली कंपोजिटी और एस्टेरेसी और एग्जांपल सनफ्लावर हैव इंफीरियर ओवरी एंड एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफीरियर। क्वेश्चन नंबर 106, if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total numbers of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to the power 9 base pair, then the length of the DNA। डीएनए की लेंथ को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर इस डिस्टेंस से तो भी आ जाएगी, और वैसे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में ये डायरेक्टली मेंशन है कि ओवरऑल जो हमारे पूरे जीनोम यानी डीएनए, एक सिंगल सेल के अंदर मौजूद जो डीएनए उसकी लेंथ है 2.2 मीटर, जो कि माइक्रोन रेंज के न्यूक्लियस में फिक्स होता है कॉम्पैक्ट पैकेजिंग की वजह से। तो जहां पैकेजिंग ऑफ डीएनए शो किया हुआ है वहां ये लेंथ डायरेक्ट मेंशन है, आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 108, मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपको मैच करना है, आपको दिए हुए हैं यहां पे ABCD में ट्रॉफिक लेवल के नंबर 4th, 2nd, 1st, 3rd, और इस साइड आपको दिए हुए हैं ऑर्गेनिज्म क्रो, वल्चर, रैबिट, ग्रास। देखिए इकोसिस्टम कोई सा भी हो, अगर वो एक ग्रेजिंग फूड चेन को डिनोट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा आते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स। तो यहां पे जो ग्रास दिखाई गई है ये ग्रास डिनोट करेगी किसको, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, और सी को आप यहां पे 4th से मैच कर दोगे, और सी को जैसे ही आप 4th से मैच करोगे आपको यहां आंसर मिल जाएगा। आपको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप देखना चाहो तो ग्रास पे डायरेक्टली फीड करने वाला एनिमल यहां कौन सा नजर आ रहा है, वो है यहां पे रैबिट। तो रैबिट जब ग्रास पे डायरेक्टली फीड कर रहा है यानी प्रोड्यूसर के ऊपर जो फीड कर रहा है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर फीड करने वाला सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल यहां पर आप किसको शो कर सकते हो, रैबिट को। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने B इस ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्रो को कहां रखूं, वल्चर को कहां रखूं। ठीक है, वैसे जो यहां पर ओमनिवोरस होते हैं वो सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, बट उसके लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी परेशान होने की, क्योंकि यहां पहले 2 ऑप्शन से ही क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए परेशान ना हो, जो ऑर्गेनिज्म के लिए आप कंफर्म है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप चेक करें। ठीक है, तो 108 का आंसर हो जाएगा यहां पे सेकंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट्स को आप क्या कहेंगे, तो यहां पे आपने देखा होगा जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो स्टेम के बेसल रीजन से ही निकलती हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी रूट होती है टैप रूट वो बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाती है, और ज्यादातर रूट्स वहां पे स्टेम के बेसल पार्ट से एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं जिनको आप फाइब्रस रूट बोलते हो। नेचर के हिसाब से आप इन्हें एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हो, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहां ऑप्शन है लेटरल रूट्स, फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट और प्रॉप रूट। तो आपको पता है प्राइमरी रूट ये है नहीं, ठीक है, लेटरल रूट बिल्कुल नहीं है, प्रॉप रूट बिल्कुल नहीं है, ये केवल और केवल फाइब्रस रूट है, क्योंकि स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट जो एक गुच्छे में मिलती हैं उन्हें अपन फाइब्रस रूट कहते हैं। ये एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट जरूर होती हैं, पर यहां पे ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 113, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो देखिए यहां पे प्रोडक्टिविटी से पूछा गया है, इकोसिस्टम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इकोलॉजी के 2nd चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट, there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity। बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिलेशन होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल बायोमास या एनर्जी जो भी प्लांट ने फिक्स की है उसमें से जब वो अपने रेस्पिरेटरी लॉसेस निकाल दे
यानी कि उसके रेस्पिरेटरी लॉसेस में कंज्यूम होने वाली एनर्जी को अपन इसमें से माइनस कर दें तो जो बचती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसलिए यहां पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगेन बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे सामने फॉर्मूला क्या है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो यहां पे डेफिनेट बात है कि जीपीपी हमेशा एनपीपी से ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑलवेज लेस देन वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस माइनस होने के बाद जो बचता है वही क्या कहलाता है यहां पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना था, इसका मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है यही यहां पे करेक्ट है। फोर्थ इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम थिंग, जो बिल्कुल ही गलत बात है, ये सेम थिंग नहीं है, इनमें जो रिलेशन है वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो आंसर हो गया 113 का थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग डॉर्मेंसी, लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस। प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देखिए ये पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ किस फेज में मैक्सिमम होगा। देखिए डॉर्मेंसी का ग्रोथ से रिलेशन नहीं है, ये वो फेज है जहां पर सीड जो है वो जर्मिनेट होने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। लॉग फेज ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज ये वो फेज है जिसमें प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। लैग फेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये स्लो ग्रोथ वाली फेज है, ग्रोथ की जब स्टार्टिंग होती है तब इनिशियली ग्रोथ स्लो होती है, उसको अपन लैग फेज से डिनोट करते हैं। एंड फाइनली इज द सेनेसेंस, इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड स्टेज है लाइफ साइकिल की जब प्लांट सेनेसेंस होके और डेथ की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा अपना लॉग फेज। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन 114, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एंजाइम का नाम आपको बताना है, वो क्या कर रहा है, जो डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम कर रहा है, और वो भी कब, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसमें फॉर्मेशन किसका होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है उसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज यहां पर इस ट्रांसक्रिप्शन की सभी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, फिर चाहे उसकी शुरुआत हो, इनिशिएशन बोले अपन उसे, चाहे वो उसका इलोंगेशन हो या उसका टर्मिनेशन हो। हालांकि कंप्लीटली तो ये इलोंगेशन को ही कंट्रोल करता है, इनिशिएशन के लिए इसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है और टर्मिनेशन के लिए इसको रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि आरएनए का फॉर्मेशन भी किसके ऊपर होता है, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ही होता है, और डीएनए की ही एक स्ट्रैंड यहां टेम्पलेट की तरह काम में आती है। तो इसके लिए यहां पे सबसे पहली जरूरत होती है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड की ओपनिंग की, और इसी ओपनिंग के लिए हेलिक्स को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। हेलिक्स को सेपरेट करने का यह काम भी आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अदर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं डीएनए लाइगेज, ये स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उनके लाइगेशन का काम करता है। डीएनए हेलिकेज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड खोलने का काम करता है, पर कब, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम डीएनए हेलिकेज करता है, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है, वो भी कब, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो बच्चों ध्यान देने की बात है कि ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखते ही कई बार आपके दिमाग में हेलिकेज एंजाइम आता है, क्योंकि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करवाया था इस एंजाइम की हेल्प से। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसक्रिप्शन, और आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हेलिक्स ओपनिंग हो, आरएनए का इलोंगेशन हो,
कोई भी काम हो उसमें इन्वॉल्वमेंट एक ही एंजाइम का होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया इस लिहाज से, क्योंकि यहां ट्रांसक्रिप्शन का ध्यान नहीं देने पर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो 116 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ओके, डन। 117 क्वेश्चन कहता है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू। तो एंटार्क्टिक रीजन में होने वाली जो स्नो ब्लाइंडनेस डिजीज है, वो कंडीशन है, वो किसकी वजह से होती है? तो यहां पर आपको पता है एनवायरमेंटल इशू वाला जो लास्ट चैप्टर है आपका 12th की एनसीईआरटी का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और स्पेशली ये क्वेश्चन ओजोन डिप्लीशन वाले सेगमेंट से पूछा गया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर सन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से अल्ट्रावायलेट को रोक लेती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का काम करती है। जब ये ओजोन लेयर किसी तरीके से डिजेनरेट होती है, डिग्रेड होती है, तो ओजोन होल क्रिएट होते हैं और इसकी थिकनेस कम हो जाती है। इसकी थिकनेस कम हो जाने पर यूवी रेज पेनिट्रेट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। और जब ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज किसी ऐसे जगह जहां पर आइस डिपॉजिट होती है वहां गिरती हैं, तो वहां से फिर वो आपके आंखों के कॉर्निया पर आके उसको डैमेज कर सकती हैं। इसी को कहा जाता है स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो स्नो ब्लाइंडनेस का रिलेशन होगा हमेशा किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ये इंपैक्ट किस पार्ट को डैमेज करेगा? आई के कॉर्निया को। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड का कोई रोल नहीं है, रेटिना का डैमेज नहीं होता, ये रॉन्ग आंसर है। फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का रोल स्नो ब्लाइंडनेस में नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन, ये बिल्कुल सही बात है। और ये चीज जो है स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन, वो इसी से डिफाइन होती है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। फोर्थ है हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, ये भी बिल्कुल नहीं है, लाइट के रिफ्लेक्शन से रिलेशन नहीं है, रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओके, तो इसलिए 117 का आंसर हो जाएगा थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 118, स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन। कोन्स और स्ट्रोबिलाई किसमें पाए जाते हैं, ये यहां पूछा गया है। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके सामने, इक्विसिटम, साल्विनिया, टेरिस, मार्केंशिया। इसमें से अगर आप बात करें तो इक्विसिटम जो है वो हॉर्सटेल यानी टेरिडोफाइटा में स्फिनोप्सिडा का मेंबर है। ठीक है, हॉर्सटेल्स बोलते हैं इनको जनरल वर्ड में, और वैसे स्फिनोप्सिडा के मेंबर हैं। साल्विनिया और टेरिस ये दोनों फर्न हैं, और मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, लीवरवर्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा में कोन जैसी कोई चीज बनती ही नहीं। टेरिडोफाइटा में क्लब मॉस और हॉर्सटेल में कोन मिलते हैं, जिनमें से आपके सामने एक एग्जांपल है इक्विसिटम हॉर्सटेल्स का। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि साल्विनिया और टेरिस जो कि फर्न्स हैं, इनके अंदर मेगा फिल्स मिलती हैं, और मेगा फिल्स जो होती हैं आपको मालूम है कि मेगा फिल्स क्लस्टर होके कोन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इक्विसिटम इसका आंसर हो जाएगा 118 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से जो सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो सेगमेंट है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें यह पूछा गया कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको डाला जाता है सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसके बाद में जो यहां पर बड़े बड़े स्लज डाइजेस्टर बड़े बड़े डाइजेस्टर यूज किए जाते हैं, उनके अंदर उसके डिग्रेडेशन के लिए एक चीज मिक्स की जाती है जिसको बोला जाता है फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक जो होते हैं वो मैशवर्क होते हैं फंगल हाइफी के बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया के साथ। तो ये जो फ्लॉक यूज किए जाते हैं, ये फ्लॉक क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं और सिस्टम की बीओडी को घटा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें बढ़ा देते हैं। फिर इसमें से जो इफ्लुएंट है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो नीचे पार्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं उसे?
एक्टिवेटेड स्लज। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसी को आगे डाला जाता है किसके अंदर, इसी को आगे डाला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो जो फ्लॉक का जो आप कह सकते हो पूरा एग्रीगेशन है जिसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, इस एक्टिवेटेड स्लज को ही आगे पुट किया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो चीज डाली जाती है वो क्या होता है, वो होता है एक्टिवेटेड स्लज। और उस एक्टिवेटेड स्लज में जो मटेरियल होता है वो होते हैं फ्लॉक्स। और कई बार इसी से थोड़ा सा मटेरियल लेके आप इससे पहले वाले जो एरोबिक डाइजेस्टर थे उनमें इनोकुलम के तौर पर डाल देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन जो था वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इनमें से क्या रखा जाता है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज नहीं रखा जाता, ये प्राइमरी स्लज डाइजेस्टर में रहता है। फ्लोटिंग डेब्री ये आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ही रिमूव कर ली जाती है। इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट तो इस लायक हो जाता है कि उसको आगे टर्शरी ट्रीटमेंट करके सीधा वाटर बॉडीज में भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसी को एनारोबिक डाइजेस्टर में रखा जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं और इसको डाइजेस्ट करके बायोगैस जैसी इंपॉर्टेंट चीजें यहां डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 120 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 121, identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group। तो यहां पर ये आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और जीन आई के बारे में आपको यहां रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगाना है जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। तो देखिए आप सबको पता है जीन आई जिसकी 3 डिफरेंट एलील होती हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, आई ए और आई बी ये एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। एंटीजन ए और बी अपने आप में ग्लाइकोप्रोटीन है जो शुगर मॉइटी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आई ए और आई बी डिफरेंट टाइप की शुगर मॉइटी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है जिससे इन दोनों एंटीजन में अंतर आ जाता है। स्मॉल आई इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं बनाती, ये इन दोनों के लिए तो होती है रिसेसिव, और आई ए और आई बी आपस में होती है कोडोमिनेंट। ये जीन आई का बिहेवियर है। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, आपको फाइंड आउट करना रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एलील आई कोई शुगर नहीं बनाती, इसकी वजह से कोई एंटीजन नहीं बनाती, रिसेसिव की तरह बिहेव करती है, तो ये राइट हो गया। जीन आई हैज 3 एलील, देखिए आपके सामने है 3 एलील, तो जीन आई जो है वो 3 एलील रखती है, ये बात बिल्कुल सही हो गई। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी इंडिविजुअल के पास होमोलॉगस पेयर पर इस जीन की केवल 2 ही एलील आ सकती है आमने सामने। ठीक है, तो वो या तो आई ए, आई बी या स्मॉल आई, इन तीनों में से केवल 2 ही एलील वो रखेगा। ठीक है, तीनों एलील एक इंडिविजुअल नहीं रख सकता, पूरी पॉपुलेशन फिर भी रखती है। ठीक है, when IA, तो ये राइट हो गया ऑप्शन थर्ड भी। when IA and IB are present together they express same type of sugar, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि A और B में जो डिफरेंस होता है वो शुगर का ही होता है, इसी को जीन IA और जीन IB क्रिएट करती है। तो अगर वो एक साथ आ गई तो वो सेम शुगर नहीं बनाएंगी, इसलिए यहां A और B दोनों तरह के एंटीजन मिलते हैं और ब्लड ग्रुप AB होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी को होना चाहिए। 121 का 4th ऑप्शन इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, द ओवेरी इज हाफ इंफीरियर इन। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाफ इंफीरियर ओवरी किसमें होती है। तो देखिए ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर हम कहें तो ये 3 तरह की हो सकती है, सुपीरियर, इंफीरियर, और एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। ठीक है, कभी कभी हाफ इंफीरियर बोल देते हैं, कभी कभी हाफ सुपीरियर बोलते हैं, ज्यादा कॉमनली हाफ इंफीरियर यूज किया जाता है। सुपीरियर ओवरी रखने पर फ्लावर हमेशा हाइपोगाइनस होते हैं। ठीक है, जिनमें तीनों फ्लोरल वर्ल जो होते हैं वो गाइनेशियम के नीचे होते हैं, जी सबसे ऊपर होता है और KCA का लेवल इनसे नीचे होता है। इंफीरियर ओवरी के केस में फ्लावर एपिगाइनस होता है,
एपिगाइनस का मतलब यह हो जाता है कि यहां पे जो आपका G है वो सबसे नीचे आ जाता है और KCA का लेवल इनसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी में फ्लावर पेरिगाइनस होता है और पेरिगाइनस में KCAG का लेवल लगभग सेम रहता है, चारों एक सेम लेवल पे ही अपीयर होते हैं। और ऐसे पेरिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं रोज, पीच, प्लम, ये फेमस एग्जाम्पल यहां पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, तीनों ही ऑप्शन यहां पे अलग अलग बार पूछे गए हैं। इस बार क्या पूछ लिया गया, हाफ इंफीरियर पूछ लिया गया। मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता हूं कि ये सबसे फेमस क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का, और देखिए एक बार फिर से ये अपीयर हो गया इस फॉर्म में। तो ओवरी इज हाफ इंफीरियर, ये किसमें होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी, इनमें से रोज, पीच, प्लम, ऑप्शन में प्लम हमको दिख रहा है, फर्स्ट विल बी द आंसर। ब्रिंजल जो है ये सोलेनेसी का मेंबर है, सोलेनेसी में ओवरी सुपीरियर है। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ओवरी सुपीरियर है। और सनफ्लावर कंपोजिटी एस्टरेसी का मेंबर है, ओवरी इंफीरियर है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, तो ट्रांसलेशन की जो पहली फेज है वो यहां पूछी गई है। आप सबको पता है कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। किस पर होता है, राइबोसोम पर होता है। रिक्वायरमेंट किस किस चीज की पड़ेगी, राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए चाहिए, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए, जेनेटिक मैसेज के लिए एमआरएनए चाहिए, और अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए टीआरएनए चाहिए। ये प्री रिक्विजिट हैं ट्रांसलेशन के, प्रोटीन बनाने के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां जो काम सबसे पहले होता है वो होता है, क्योंकि प्रोटीन का रॉ मटेरियल कौन है, अमाइनो एसिड, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने की तैयारी होती है। और अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी है, टीआरएनए की। तो टीआरएनए पर ये अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, और जब टीआरएनए पर अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या कभी कभी इसे कहा जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इज द फर्स्ट फंक्शन टू अकर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ओके। तो देखिए ऑप्शंस क्या कह रहे हैं यहां पे, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन, ये बाद का काम है, ये नहीं होता। बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, ये भी इसके बाद का काम है, ये भी सबसे पहले नहीं होता। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी हो चुका है, आरएनए बन चुके हैं, ये ट्रांसलेशन का एस्पेक्ट नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन का है। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ट्रांसलेशन की शुरुआत में माना जाता है, और इसी से इनिशिएशन होता है, ठीक है। तो यहां फोर्थ आंसर हो जाएगा 123 का, ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 125, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए सेल डिवीजन सेल साइकिल वाला चैप्टर, और उसके अंदर भी आपको याद आ जाना चाहिए क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। तो यहां जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग करते हैं जाइगोटीन के दौरान। किसके दौरान, जाइगोटीन। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है उसकी सेकंड सब स्टेज होती है जाइगोटीन, जहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं। और इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या हो जाती है, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में हो जाती है पेयरिंग, और उस पेयरिंग के लिए इनके बीच में एक रोप लाइक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है जिसका नाम होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सिनेप्सिस। तो ये होमोलॉगस पेयर इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से जुड़ जाते हैं, कब, जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद आती है पैकाइटीन। उस पैकाइटीन के दौरान आपको पता है होमोलॉगस पेयर जो है उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कुछ पॉइंट्स पर अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम जीन रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब ये पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं उसके बाद अगली फेज आती है डिप्लोटीन, जब इनके बीच में रिपल्शन होता है। क्योंकि पार्ट एक्सचेंज करने से जो नेचर चेंज होती है क्रोमेटिड आर्म्स की,
उसकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के दौरान यहां क्या होता है, उस रिपल्शन के दौरान यहां सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, ये कब देखा जाता है, ये देखा जाता है स्टेज डिप्लोटीन के दौरान। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। लेप्टोटीन नहीं है, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, डिसॉल्व होता है डिप्लोटीन में। सो 125 का फोर्थ विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपको सब्सटेंस दिए गए हैं जिनमें से आपको वो छांटने हैं जिनके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो और पेप्टाइड बॉन्ड हो। तो ये पक्की बात है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होने के लिए उस स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होनी चाहिए, शुगर कह दो या आप यूं कह दो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि शुगर हो, कई बार ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड होने के लिए उस स्ट्रक्चर का प्रोटीन से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड तभी बनेंगे जब आप क्या कहेंगे कि वहां पर प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर, मतलब आपको यह कहना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होंगे उस स्ट्रक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट नेचर की होगी, और पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होंगे उस स्ट्रक्चर में जो कि प्रोटीन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इनुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन प्रोटीन है, इनुलिन यहां पर एक पॉलीसैकेराइड है। किसका पॉलीसैकेराइड है? इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो यहां पे इनुलिन इंसुलिन ने ही इस शर्त को पूरा कर दिया, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। और देखो काइटिन पॉलीसैकेराइड है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, नहीं होगा। ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, ग्लिसरॉल अपने आप में क्या है, खुद एक यहां पर आप कह सकते हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये अपने आप में पूरा पॉलीसैकेराइड, पूरा एक सैकेराइड यूनिट नहीं है। ठीक है, सेलुलोज, लेसिथिन, सेलुलोज तो पॉलीसैकेराइड है पर लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। ओके, तो यहां पे इनुलिन इंसुलिन विल बी द आंसर, तो 126 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increase the yield of sugarcane crop। प्लांट ग्रोथ हार्मोन पूछा है और वो क्या करेगा, अगर उसको शुगर केन क्रॉप पर स्प्रे कर दिया जाए तो स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी और शुगर केन क्रॉप की यील्डिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, लेंथ बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुगर केन में आपको पता है बीच बीच में नोड्स होते हैं और नोड के बीच का रीजन इंटरनोड कहलाता है। तो लेंथ बढ़ाने के लिए इन इंटरनोड की लेंथ ही बढ़ानी पड़ेगी, यानी इनका इलोंगेशन करना पड़ेगा। इंटरनोड इलोंगेशन ही लेंथ बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होता है और इंटरनोड इलोंगेशन जो है वो बिल्कुल प्राइम फीचर है किस हार्मोन का, वो है हार्मोन जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन माना जाता है वो इंटरनोड इलोंगेशन माना जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाना चाहिए जिब्रेलिन। एब्सिसिक एसिड एब्सिसन डोरमेंसी में काम आता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन एक्टिविटी बढ़ाने से रिलेटेड है। जिब्रेलिन का डायरेक्ट रोल इस काम में होता है। इथाइलिन बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करता है, पर शुगर केन क्रॉप पर यील्डिंग बढ़ाना और लेंथ को इंक्रीज करना, ये सीधा सीधा एप्लीकेशन किसका है, जिब्रेलिक एसिड का। ओके, आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128, which of the following statements about inclusion bodies in incorrect। इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपको पहचानना है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपने पढ़ा था, ये मिलती हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो बिल्कुल नहीं होते, फिर भी कुछ मटेरियल को स्टोर करने वाले स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये स्टोरेज ग्रैन्यूल ही यहां क्या कहलाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कहलाते हैं। और इंक्लूजन बॉडीज जो हैं ये मिलती हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इन पर खरा उतरता है, क्योंकि आपको पूछा गया इनकरेक्ट।
तो खरा नहीं उतरता है। ठीक है, देखते हैं। These represent reserve material, तो मैंने कहा ना कि ये स्टोरेज ग्रेन्यूल है, रिजर्व मटेरियल स्टोर करते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मिलते हैं और प्रोकैरियोट में कोई भी चीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, केवल उनकी सेल के अलावा। These are involved in ingestion of food particle, फूड पार्टिकल के इंजेशन से इनका कोई रोल नहीं है। वैसे भी प्रोकैरियोट फूड पार्टिकल इंजेस्ट करके फीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसके लिए फूड वैक्यूल बननी चाहिए, प्रोकैरियोट्स में यह सिस्टम नहीं मिलता है। ठीक है, दे लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये बात बिल्कुल सही है। ये और ये तो सही है, लेकिन आपको ढूंढना था वो जो सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड विल बी दी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 128 कि इंक्लूजन बॉडी फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखिए बच्चों, यहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ रहा है कि पूरे ग्लोब का वो रीजन बताइए जहां पर ये चीज हाईएस्ट होती हो, मैक्सिमम होती हो। आपके सामने ऑप्शंस हैं, अमेजन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, हिमालयाज। अगर ओवरऑल देखें तो इन सभी जगहों पर बायोडाइवर्सिटी रिच है, क्योंकि ये सभी अर्थ के नेचर के हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं, और सबसे ज्यादा स्पीशीज जो डिस्कवर होने का वेट कर रही हैं वो भी इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं, क्योंकि ये इक्वेटर पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी अमेजन फॉरेस्ट में ही मिलेगी। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बहुत छोटा सा रीजन है, ग्लोब के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहां भी बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। मेडागास्कर एक आइलैंड है, यहां भी रिच डाइवर्सिटी है, और इंडिया का हिमालयन रीजन, उसमें स्पेशली ईस्टर्न रीजन जो है वो भी रिच बायोडाइवर्सिटी रखता है। पर इन सब के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी दिखाएंगे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting traits। तो क्वेश्चन नंबर 130 को आप देखिए कि इसमें पूछा गया है कि पी प्लांट में कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मेंडल ने सेलेक्ट की पेयर की फॉर्म में, जिनमें केवल एक कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सब सिमिलर थे। तो देखिए, हम सबको पता होना चाहिए कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, और वो भी कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, स्पेशली ये बात हो रही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, क्योंकि इसने क्या बोला है, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था कि उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज की थी, और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज जो उसने यूज की थी, यानी पेरेंट्स जो उसने चुने थे वो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट थे, यानी वो अपने अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस थे। जैसे कि एक कैरेक्टर है हाइट, और इसकी इनहेरिटेंस मेंडल अगर स्टडी करना चाहता है तो इसके दो वेरिएंट होंगे, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। लेकिन यह पक्की बात है कि जिन्हें भी पेरेंट के तौर पे मेंडल चूज करेगा वो बिल्कुल प्योर होंगे, और प्योरिटी का कंफर्मेशन उसने कैसे किया था, प्योरिटी का कंफर्मेशन उसने सेल्फिंग से किया था। और फिर यहां पर अगर हम कहें कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया, तो आप समझ सकते हो कि जब एक पेयर के लिए, एक फीचर के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखने वाले 2 अलग अलग पेरेंट चाहिए, जैसे टॉल पेरेंट एंड ड्वार्फ पेरेंट, तो ऐसे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कितने पेरेंट चाहिए होंगे, 14 डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट, और इसी से डेवलप होंगी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। जैसे आप कहो टॉल ड्वार्फ, जैसे आप कहो कॉटिलिडन्स के मामले में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि येलो कॉटिलिडन, ग्रीन कॉटिलिडन। सीड के शेप की बात करें तो आप कह सकते हो राउंड सीडेड प्लांट, रिंकल्ड सीडेड प्लांट। तो इस तरीके से टोटल 7 पेयर में कितनी वैरायटी निकल के आ जाएंगी, 14 डिफरेंट वैरायटी निकल के आ जाएंगी। और वो सब कैसे होंगे, वो सब इस तरह के होंगे जो केवल एक
ट्रेट को छोड़कर बाकी सब में सिमिलर होंगे। और इसी वजह से मेंडल को कभी कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा प्योर पेरेंट सेलेक्ट किए, ऐसे पेरेंट जो केवल एक सिंगल ट्रेट में एक दूसरे से डिफर करते थे, बाकी सारे ट्रेट में कॉमन होते थे। तो इस तरीके से उसको कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की जरूरत पड़ेगी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए? मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट में कुल कितनी वैरायटी की जरूरत पड़ेगी? 14 वैरायटी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की उसने स्टडी की थी। मैं सबके नाम यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक वेल नोन फैक्ट है कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके लिए उसको टोटल 14 डिफरेंट ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज चाहिए टू यूज एज ए पेरेंट। ओके, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका 14। राइट आंसर इज द 4th। कंफ्यूज होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी और कोई 7 या इस तरह की चीज है ही नहीं। 2, 4, 8 डायरेक्ट आप देख के ही 14 कर सकते हो। अगर यहां ऑप्शन में 7 होता तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते थे, पर 7 क्या है? 7 है डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मेंडल ने चूज किए, लेकिन उनके लिए टोटल पेरेंट कितने हो जाएंगे? टोटल पेरेंट 14 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थी। जैसे हाइट के लिए टॉल एंड ड्वार्फ, जैसे सीड शेप के लिए राउंड एंड रिंकल्ड, जैसे कॉटिलिडन कलर के लिए येलो एंड ग्रीन, जैसे फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सिलरी एंड टर्मिनल, इस तरीके से टोटल 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट पूछा है। आप देख सकते हो इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से यह क्वेश्चन है, जहां बहुत सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बताए गए थे। ऐसे सभी एट्रीब्यूट जो इंडिविजुअल नहीं शो करते पर केवल पॉपुलेशन शो कर सकती है, वो सब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, एज, सेक्स रेशियो, इस तरीके से ग्रोथ रेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट हैं जो एक पॉपुलेशन तो दिखाती है लेकिन एक इंडिविजुअल नहीं दिखाता। आपको इनमें से छांटना है वो एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन भी नहीं दिखाती। यहां पे सबसे पहले आप देख लो जो नाम हम मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी, नेटिलिटी, ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। सेक्स रेशियो, एज भी इसमें इंक्लूड की जाती है, सेक्स भी इंक्लूड किया जाता है, ये भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। स्पीशीज इंटरैक्शन, देखो इंटरैक्ट करने के लिए हमेशा कम से कम कितनी स्पीशीज चाहिए? 2 स्पीशीज, जबकि एक पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीशीज की बनी होती है। तो सिंगल पॉपुलेशन आपस में कभी भी स्पीशीज इंटरैक्शन नहीं दिखा सकती। हां, 2 अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर स्पीशीज इंटरैक्शन दिखा सकती हैं, इसलिए स्पीशीज इंटरैक्शन सिंगल पॉपुलेशन का, एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। वो उसके लिए एक से ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। 132 का 1। Question number 134. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grasses, grass blades at night and in early morning. तो बहुत ही सिंपल से एक प्रोसेस की बात की गई है। वो प्रोसेस जो क्या करता है? वाटर लॉस को फैसिलिटेट करता है। लिक्विड फॉर्म में ही वाटर का लॉस होता है। कहां से? ग्रास के अंदर, उनकी टिप से। ग्रास ब्लेड्स जो होते हैं, ग्रास की लीव्स होती हैं, उनकी टिप पर आपने देखा होगा। रात में या अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि ग्रास ब्लेड्स जो होती हैं, ग्रास ब्लेड्स की जो टिप होती है, वहां पे आपको इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट यहां ऊज आउट होती हैं, इनके पीछे जो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है गटेशन। गटेशन तो इस प्रोसेस का नाम है, लेकिन इस गटेशन के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर यहां पे गटेशन, ब्लीडिंग जैसे कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में काम आता है, क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से यहां अपवर्ड एक पुश लगता है। उस अपवर्ड पुश की वजह से यहां ये जो लीव्स हैं, इनके एंड पर लूज टिश्यू होते हैं। उन लूज टिश्यू में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हाइडेथोड्स बोला जाता है। उन छोटे पोर्स से वाटर ड्रॉपलेट ऊज आउट होके यहां कलेक्ट हो जाती हैं। तो गटेशन नाम का यह प्रोसेस है, जिसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर की वजह से इस तरह से ड्रॉपलेट कलेक्ट होती हैं। ठीक है, कहां पर? ग्रास ब्लेड्स की टिप पर कलेक्ट होती हैं। ओके, अर्ली मॉर्निंग में या रात में। ओके, तो प्लाज्मोलाइसिस इसमें नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन में वेपर निकलती है, ये गटेशन बिल्कुल नहीं होता।
रूट प्रेशर इज द राइट आंसर। इम्बाइबिशन से वाटर ऊज आउट नहीं होता बल्कि अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 134 का आंसर हो गया, थर्ड वेरी एक्यूरेट एंड डायरेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। देखिए, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर से फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा गया है कि सीड डोरमेंसी को जो सब्सटेंस गवर्न करते हैं यानी इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी किस मामले में? सीड के जर्मिनेशन को तो रोकते हैं, और जर्मिनेशन को रोककर जिस प्रोसेस को ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं वो प्रोसेस होता है डोरमेंसी। एक टाइप की इनएक्टिविटी है जिसके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेशन के लिए रेडी नहीं है या जर्मिनेशन से उसे रोका जा रहा है। तो ये कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे इनहिबिटरी सब्सटेंस हैं जो सीड डोरमेंसी को गवर्न करते हैं, आपको वो छांटना है जो इनमें से नहीं है। ठीक है, तो इनहिबिटरी सब्सटेंस कौन सा नहीं है, यानी वो सब्सटेंस कौन सा नहीं है जो जर्मिनेशन को रोकता है और डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करता है। तो इसके लिए आप एक बार सबको देखिए, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड। हो सकता है आपको इन सारे नामों का आइडिया ना हो, पर आपको एक नाम का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए यहां पर, और वो है जिब्रेलिक एसिड। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है वो जर्मिनेशन करवाने वाला हार्मोन है, डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड के जर्मिनेशन को इंड्यूस करना जिसका काम होगा वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, वो बिल्कुल भी इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होगा। आपसे क्या पूछा गया है? इनहिबिटरी फैक्टर। कौन सा इनहिबिटरी फैक्टर? जो जर्मिनेशन को तो रोकता हो और डोरमेंसी को बढ़ाता हो। लेकिन जिब्रेलिक एसिड क्या है? जिब्रेलिक एसिड इसका ठीक उल्टा है, वो जर्मिनेशन को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है और डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी सीड के इनएक्टिव रहने के प्रोसेस को रोकता है। उसके अंदर मौजूद जो फूड है उस फूड के कंजम्पशन को इंड्यूस करवाता है अल्फा एमाइलेज जैसे एंजाइम को एक्टिवेट करके, और उसकी वजह से एम्ब्रियो एक्टिवेट होता है और जर्मिनेट होके सीड से बाहर आता है। ठीक है, स्प्राउटिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो आप कह सकते हो जर्मिनेशन को इंड्यूस करने वाला हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, ये कभी भी डोरमेंसी को इंड्यूस करने वाला, गवर्न करने वाला नहीं हो सकता, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जिब्रेलिक एसिड डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी सब्सटेंस सीधे सीधे हम लोग याद भी रखते हैं, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स हैं, एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ हार्मोन के तौर पे हमने पढ़ाई है, फिनोलिक कंपाउंड भी होते हैं बहुत सारे जो डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जर्मिनेशन इनहिबिटर है। फिनोलिक कंपाउंड, एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ऑल आर जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, एंड जिब्रेलिक एसिड इज नॉट एन इनहिबिटर, इट इज जर्मिनेटर। तो यही आंसर हो जाएगा 135 का सेकेंड। ओके, और इस तरीके से ये आपका नीट 2020 वाला पेपर कंप्लीट हो जाता है, जिसके बॉटनी के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां डिस्कस कर लिए हैं। जूलॉजी के क्वेश्चन जूलॉजी वाले सर डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।